वेलकम टू एमएल क्लासेस। एमएल क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मेरे द्वारा पॉलिटी की क्लासेस दी जा रही हैं, तो आज हम देखेंगे पॉलिटी के 2024 में आए प्रीलिम्स के क्वेश्चन। हम प्रीलिम्स के क्वेश्चन की जो एक सीरीज है उसको लगातार हम कर रहे हैं। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम करेंगे 2024 के प्रीलिम्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि ये एग्जाम में आए हुए हैं और इनको इम्पोर्टेंट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि हो सकता है कि इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बन जाएं और आगे आने वाले एग्जाम में आपको पेपर में दिख जाए। तो देखते हैं हम। सुनिए सर, यानी कि मेरे द्वारा आपको पॉलिटी के क्वेश्चन कराए जाएंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है मैच द अमेंडमेंट विद देयर ईयर्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। यानी कि ये कुछ अमेंडमेंट दिए गए हैं और ये उनकी ईयर दी गई है। इनको अभी क्या करना है, मैच करना है। तो 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था वो कब हुआ था, 1976 में। सभी को मालूम है। इसी 42nd अमेंडमेंट को हम किसके नाम से जानते हैं, और मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से हमारा 42nd अमेंडमेंट 1976 जाना जाता है। वहीं अगर हम बात करें 52nd अमेंडमेंट, तो ये अमेंडमेंट कब हुआ था, ये अमेंडमेंट हुआ था 1985 में। जो 52nd अमेंडमेंट एक्ट है जो कि 1985 में हुआ था, वो हमें बताता है किसके बारे में, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, एंटी डिफेक्शन लॉ से ये वाला अमेंडमेंट रिलेटेड है। वहीं अगर हम बात करें 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, तो वो हुआ था हमारा कब, 2002 में। कब हुआ है, 2002 में। जो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था वो किसके लिए था, वो था 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, कॉम्प्लीमेंट्री एजुकेशन के लिए। किसके लिए, जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए ये 86th अमेंडमेंट 2002 आया था। किसके लिए, फॉर 6 to 14 years एज के बच्चों के लिए कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए ये अमेंडमेंट किया गया था। वहीं अगर हम बात करें 96th अमेंडमेंट एक्ट की, तो ये हुआ था हमारा कब, 2011 में। किसके लिए था, बेसिकली ये लैंग्वेज को प्रोटेक्शन करने के लिए था। इसमें इसी एक्ट के तहत जो लैंग्वेज थी हमारी, जिसको अभी उड़िया बोलते हैं, उसको पहले उड़िया बोला जाता था, ORIYA। तो इसी एक्ट के तहत उड़िया को जो लैंग्वेज थी उसको उड़िया में क्या किया गया, चेंज किया गया इस एक्ट के तहत। तो हम देखेंगे इसका जो आंसर है वो क्या रहेगा, 42nd अमेंडमेंट 1976 यानी ए का 3 किसमें, सी वाले में। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इसका एक्सप्लेनेशन है जो कि मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से क्या करना है, हमें मिलाना है। ये कुछ वो दिए गए हैं और ये फेडरलिज्म यानी कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने दिया है, बार्गेनिंग फेडरलिज्म किसने दिया है, क्वासी फेडरलिज्म किसने दिया है, फेडरलिज्म विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी ये किसने दिया है, ये हमें बताना है। तो जो क्वासी फेडरलिज्म है ये सभी लोगों को मालूम है। क्वासी फेडरलिज्म का कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया है, केसी वेयर के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया, केसी वेयर के द्वारा ये क्वासी फेडरलिज्म का कंसेप्ट दिया गया। तो सी का आंसर क्या हो जाएगा, 1 से, यानी कि C1 किसमें आ रहा है, इसमें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 3 2 1। वहीं अगर हम बात करें तो ए का हो जाएगा क्या, 4, यानी कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो कंसेप्ट है वो हमारा किसने दिया है, ग्रैनविल ऑस्टिन ने। किसने दिया है, ग्रैनविल ऑस्टिन के द्वारा ये कंसेप्ट दिया गया है। ये पॉलिटी के 2024 के जो क्वेश्चन पूछे गए थे 2024 पॉलिटी के पीसीएस में, वो डायरेक्ट क्वेश्चन है। चाहो तो आप लोग इसे मैच कर सकते हैं। तो सभी लोग ध्यान से देखेंगे इन क्वेश्चनों को।
वहीं अगर हम बात करें किसकी, बार्गेनिंग फेडरलिज्म की, तो बार्गेनिंग फेडरलिज्म किसने दिया था, मॉरिस जोन्स ने। किसने दिया, मॉरिस जोन्स के द्वारा बार्गेनिंग फेडरलिज्म कंसेप्ट दिया गया। वहीं अगर हम बात करें आइवर जेनिंग्स की, तो आइवर जेनिंग्स भी एक इंपोर्टेंट थिंकर रहे हैं जिसने किसका कंसेप्ट दिया था, फेडरलिज्म विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, यानी कि जो संघवाद होगा उसमें जो टेंडेंसी होगी सेंट्रल की वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगी उसको। तो ये कॉन्सेप्ट दिया है किसने, आइवर जेनिंग्स ने। किसने दिया है, आइवर जेनिंग्स के द्वारा ये कंसेप्ट दिया गया है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये इसका एक्सप्लेनेशन है, सभी लोग देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेवल इन द 3 टायर पंचायती राज रिकमेंडेड बाई बलवंत राय मेहता कमेटी। देखिए, एक नंबर तो आपका यही बढ़ गया कि जो त्रिस्तरीय यानी कि 3 टायर पंचायती राज थी उसको किसके द्वारा रिकमेंड किया गया था, वो किया गया था बलवंत राय मेहता के द्वारा। एक नंबर ये बन गया आपका। और इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो 3 टायर पंचायती राज है उसमें कौन कौन से 3 लेवल हैं और कौन सा एक लेवल नहीं है। तो जो सबसे लोएस्ट लेवल था वो इसमें क्या था, ग्राम पंचायत। ये कौन सा लेवल था, सबसे लोएस्ट लेवल। वहीं अगर हम बात करें इसके बाद जो लेवल था वो कौन सा था, पंचायत समिति, यानी कि ये था इसका सेकंड लेवल। और इसका जो टॉप लेवल था वो था जिला पंचायत, ये इसका क्या था, टॉप लेवल। वहीं अगर हम बात करें न्याय पंचायत की, तो ये 3 टायर पंचायती राज का कोई भी लेवल नहीं था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। सही क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें नॉट पूछा है, यानी कि 3 टायर पंचायती राज में ये इन चारों में से कौन सी एक चीज नहीं थी, तो वो न्याय पंचायत नहीं थी, बाकी के ये 3 थे। तो क्या आंसर हो जाएगा, डी, न्याय पंचायत। ये इसका एक्सप्लेनेशन है, आप देख सकते हैं कि जो बलवंत राय मेहता कमेटी थी वो कब गठित हुई थी, 1957 में। एक नंबर का क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है कि जो बलवंत राय मेहता कमेटी थी वो कब एस्टेब्लिश हुई थी, वो हुई थी 1957 में। अगर क्रोनोलॉजी में ऐसे अगर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो ये क्वेश्चन, इनके जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको कुछ ना कुछ मार्क्स गेन करके दे सकते हैं। तो एक्सप्लेनेशन को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि जो क्वेश्चन बनते हैं वो एक्सप्लेनेशन से नेक्स्ट एग्जामों में क्या करते हैं, पूछे जाते हैं आपके। तो बलवंत राय मेहता कमेटी जो बनी थी वो 1957 में बनी थी, ठीक है। ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति, जिसका कि जो लोएस्ट लेवल था वो था ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति, फिर जिला स्तर पे क्या बनी, जिला परिषद। ध्यान रखेंगे। देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013, यानी कि जो लोकपाल का जो बिल तैयार हुआ, एक्ट जो बन के तैयार हुआ, वो कब हुआ, 2013 में। लेकिन जो लोकपाल और जो लोकायुक्त का एक्ट है वो सबसे पहले लोकसभा में कब पेश किया गया था, 1978 में। कब पेश किया गया था लोकसभा में, 1978 में पहली बार लोकसभा में इस बिल को पेश किया गया। दूसरी बार फिर पेश किया गया, तब जाके ये लगातार पेश होते होते 2013 में क्या बनता है, लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट बनता है। तो इसमें ये पूछा है कि जो लोकपाल है उसको जो अपॉइंट किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट के भी द्वारा अपॉइंट किया जाता है, लेकिन उसमें क्या बनती है, रिकमेंडेशन होती है किसकी, सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशन के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है किसका, लोकपाल और लोकायुक्त का। उस कमेटी में कौन कौन से मेंबर होते हैं, वही क्वेश्चन पूछा है कि प्राइम मिनिस्टर के साथ, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो तो इसमें क्या होता है, चेयरपर्सन, और प्राइम मिनिस्टर के अतिरिक्त और कौन से मेंबर होते हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट जजेस नॉमिनेटेड बाय हिम, जो चीफ जस्टिस होता है वो भी इसका मेंबर होता है, ठीक है। इस कमेटी का जो सिलेक्शन कमेटी के अंदर जो रिकमेंडेशन देते हैं उसमें जो चीफ जस्टिस होता है या फिर जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, वो भी इसमें इंक्लूड होता है। वहीं अगर हम बात करें चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो राज्यसभा का चेयरमैन इसमें इंक्लूड नहीं होता। स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का स्पीकर इसमें क्या होता है, इंक्लूड होता है।
लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, यानी कि जो लोकसभा में अपोजिशन का जो लीडर होता है वो भी इसमें इंक्लूड होता है। और एक व्यक्ति और इसमें इंक्लूड होता है, वो कौन? जस्टिस अपॉइंटेड बाई, एक जस्टिस जो कि अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा? अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट। ये भी इस एक्ट में, इस सिलेक्शन कमेटी में क्या होता है? इंक्लूड होता है। तो दूसरा आंसर नहीं होगा, पहले, तीसरे और चौथे इसके आंसर हो जाएंगे। तो पहला, तीसरा और चौथा, ये डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये इसका एक्सप्लेनेशन है, आप देख लेंगे। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गवर्नर से रिलेटेड पूछा गया था 2024 में क्वेश्चन। क्या पूछा गया है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। क्वेश्चनों को हमें ध्यान से पढ़ना है। इसमें यह पूछा गया है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो जो आर्टिकल 153 है वो तो बात करता है किसके बारे में? गवर्नर की कोई भी ऑफिस होगी, यानी कि आर्टिकल 153 हमें ये बताता है कि किसी भी एक स्टेट में या एक से ज्यादा स्टेट में गवर्नर हो सकता है एक, उसका जो ऑफिस है उसके बारे में बताता है आर्टिकल 153। वहीं अगर हम बात करें आर्टिकल 154 की, तो ये बताता है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के बारे में आर्टिकल 154 में दिया गया है। वहीं अगर हम बात करें आर्टिकल 155, इसमें क्या कहा गया है? रिमूवल ऑफ द गवर्नर। आर्टिकल 155 में रिमूवल ऑफ गवर्नर नहीं है, बल्कि आर्टिकल 155 में क्या है कि जो गवर्नर है, गवर्नर को अपॉइंट किया जाएगा किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। तो गवर्नर इज अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट। ये आर्टिकल 155 में मेंशन किया गया है कि जो गवर्नर है उसको अपॉइंट किया जाएगा किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। ये 155 में मेंशन है, न कि रिमूवल ऑफ द गवर्नर। वहीं अगर हम बात करें आर्टिकल 157 की, तो इसमें गवर्नर का टर्म इंक्लूड किया गया है। तो जो गलत आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा? आर्टिकल 155 इज द रॉन्ग आंसर। और इस क्वेश्चन के मुताबिक यही क्या है? सही आंसर है। ठीक है, बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनमें से हमें ये बताना है कि भारत के संविधान में कौन कौन सी चीज मेंशन है। द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। क्या प्रेसिडेंट किसी भी हाउस, यानी कि पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता? क्या ये बात सही है कि नहीं? हाँ, ये बात सही है कि जो प्रेसिडेंट होता है वो ना तो लोकसभा का और ना ही राज्यसभा का क्या होता है? मेंबर होता है। ठीक है। द पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड बोथ द हाउसेस। जो पार्लियामेंट बनती है वो प्रेसिडेंट और दोनों ही हाउस से मिलके बनती है। ये वाली बात क्या है? सही है। और पहली वाली बात क्या है? गलत है। बोथ द हाउसेस मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा। तो जो पार्लियामेंट है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 79, यानी कि आर्टिकल 79 के अनुसार जो पार्लियामेंट है उसमें प्रेसिडेंट और लोकसभा और राज्यसभा दोनों होती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ आर करेक्ट, यानी कि ये वाला भी हमारा क्या है? सही है। तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, यानी कि जो प्रेसिडेंट होता है वो ना तो लोकसभा का और ना ही राज्यसभा का क्या होता? मेंबर होता है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाई। जो संविधान में जो संशोधन होता है वो इन चारों में से कहां पे इनिशिएट किया जा सकता है? जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो लोकसभा में या तो राज्यसभा में या स्टेट लेजिस्लेचर में या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको इनिशिएट किया जा सकता है। तो हम इसमें बताएंगे। तो जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है उसको या तो लोकसभा में इनिशिएट किया जा सकता है या तो राज्यसभा में इनिशिएट किया जा सकता है। उसको किसी भी स्टेट की स्टेट लेजिस्लेचर में इनिशिएट नहीं किया जा सकता, ना ही इसको प्रेसिडेंट इनिशिएट करता। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 1 and 2,
यानी कि बी वाला इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ये इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है, यानी कि आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट का प्रोविजन दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में। देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यानी कि इन तीनों में से हमें ये बताना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कौन कौन से फंक्शन होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वो क्या है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कंडक्ट कराना। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है किसका, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो ये जो मेंशन है वो किस आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में दिया गया है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में भाग 4 में आर्टिकल 324 के तहत क्या दिया गया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देखते हैं हम इसके पॉइंट। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ द स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द राज्यसभा। क्या इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो स्पीकर होता है लोकसभा का और जो डिप्यूटी स्पीकर होता है लोकसभा का, वही डिप्यूटी स्पीकर राज्यसभा का, और क्या इनके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कराए जाते हैं या नहीं, इनके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा नहीं कराए जाते। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन ऑफ द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड म्यूनिसिपैलिटीज। क्या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के और म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कराए जाते हैं, नहीं कराए जाते। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा नहीं कराए जाते बल्कि स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा कराए जाते हैं। किसके इलेक्शन, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शन। वहीं अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की, डिसाइडिंग ऑन ऑल डाउट एंड डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ द इलेक्शन। जो भी डाउट वगैरह होते हैं या फिर जो भी डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं, क्या उनको इलेक्शन में वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हेल्ड करता है, नहीं करता। यानी कि इसके जो तीनों स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट पूछा है ना हमसे, तो नन ऑफ द अबव, इन तीनों में से कोई भी आंसर सही नहीं होगा। तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इन सब में से किसी का इलेक्शन नहीं कराती, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फिर किसका इलेक्शन कराती है, तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होती है वो लोकसभा का इलेक्शन कराती है। मेन जो इलेक्शन होता है लोकसभा का वो कराती है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन को हेल्ड करती है, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को हेल्ड करती है। ये सारे के सारे काम करती है कौन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यानी कि जो वोटर की जो लिस्ट होती है उसका भी काम कौन करती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। इन तीनों में से कोई भी आंसर इसका सही नहीं होगा। ये है इसका देखते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ, रिक्वेस्ट हो गई। देखिए, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है इसका एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यानी कि इन चारों में से कौन एक दूसरे को मैच नहीं कर रहे। जीवीके राव कमेटी प्लानिंग एट द ब्लॉक लेवल, दंतवाला कमेटी रूरल क्रेडिट, संथानम कमेटी पंचायती राज फाइनेंसेस, अशोक मेहता कमेटी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ये तो सबको मालूम होगा कि जो अशोक मेहता कमेटी है, जो अशोक मेहता कमेटी है वो किससे रिलेटेड है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से। तो ये तो हो जाएगा सही। हमें क्या पूछा है, नॉट करेक्टली मैच्ड, यानी कि इन चारों में से कौन करेक्टली मैच नहीं है, तो ये वाला तो हो जाएगा सही। जो जीवीके राव कमेटी थी वो किससे रिलेटेड थी, वो रिलेटेड थी प्लानिंग एट द ब्लॉक लेवल। बेसिकली जीवीके राव कमेटी जो थी वो विलेज लेवल पे यानी कि रूरल सोसाइटीज में
एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए थी। कौन सी कमेटी? जीवीके राव कमेटी। वही अगर हम बात करें दंतवाला कमेटी, तो दंतवाला कमेटी किसके लिए थी? दंतवाला कमेटी थी रूरल क्रेडिट के लिए और प्लानिंग एट द ब्लॉक लेवल। प्लानिंग एट द ब्लॉक लेवल, जो ब्लॉक लेवल पे प्लानिंग थी उसके लिए, उन दोनों के लिए, यानी कि रूरल क्रेडिट के लिए भी और प्लानिंग एट द ब्लॉक लेवल, जो कि पहला वाला आंसर दिया गया है, उन दोनों से रिलेटेड थी कौन? दंतवाला कमेटी। वहीं अगर हम बात करें संथान कमेटी के बारे में, तो ये पंचायती राज फाइनेंसिस से रिलेटेड नहीं थी। ये किससे रिलेटेड थी? जो भी करप्शन हो रहा था भारत में उससे रिलेटेड थी। क्या? कौन सी कमेटी? संथानम कमेटी। देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। देख, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम इज नॉट गारंटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 19? यानी कि आर्टिकल 19 के तहत इनमें से कौन से ऐसे प्रावधान है इन चारों में से जो कि गारंटेड नहीं देते? किसके अंतर्गत? आर्टिकल 19 के अंतर्गत गारंटेड नहीं होते। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, ये आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 में दिया गया है। यानी आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में दिया गया है कि हमारे पास आजादी है कि हम पीसफुली कहीं भी असेंबल हो सकते हैं बिना किसी आर्म्स के। यानी कि भारत के किसी भी क्षेत्र में हम एक जगह गैदर हो सकते हैं बिना किसी आर्म्स के। ये तो हमें दिया गया है, ठीक है। हमें क्या नहीं दिया गया? फ्रीडम टू ओन, एक्वायर एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। थर्ड है फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, यानी कि हम अपने भारत में किसी भी जगह पे फ्रीली मूव कर सकते हैं। ये हमारा फ्रीडम ऑफ क्या है? फ्रीडम है। ये हमारा मतलब राइट है, राइट टू फ्रीडम है हमारा, कि हम कहीं भी अपने देश में घूम सकते हैं। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल क्लॉज 19(1) के तहत। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी ट्रेड टू और प्रोफेशन, यानी कि हम भारत में किसी भी जगह क्या कर सकते हैं? ट्रेड कर सकते हैं और कोई सा भी हम अपना प्रोफेशन को अपना सकते हैं। तो ये भी प्रावधान किसमें है? आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 में। ये वाला जो आर्टिकल है, फ्रीडम टू ओन, एक्वायर एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेना या फिर डिस्पोज कर देना प्रॉपर्टी को, ये हमारा फ्रीडम टू आर्टिकल, मतलब आर्टिकल 19 के तहत ये हमारा इंक्लूड नहीं है। देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? यहाँ दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के संविधान के अनुसार द सेम पर्सन कैन नॉट बी फंक्शन एज द गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट एट द सेम टाइम। क्या भारत के संविधान में ये बात है कि जो गवर्नर होगा वो एक से ज्यादा स्टेट का गवर्नर नहीं रह सकता? क्या ये प्रावधान है? नहीं। जो गवर्नर होता है वो एक या एक से ज्यादा स्टेट का गवर्नर बना रह सकता है। ये प्रावधान है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जो पहला वाला आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें दूसरे वाले की, रीजन की, आर्टिकल 153 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट। रीजन में हमें ये दे रहा है कि जो आर्टिकल 153 है उसमें किसके बारे में बताया गया है? गवर्नर के बारे में बताया गया है। यानी कि जो गवर्नर की ऑफिस होगी उसके बारे में आर्टिकल 153 में बताया गया है। तो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि ये वाला जो हमारा स्टेटमेंट है वो क्या है? सही है। वहीं अगर हम पहले की बात करें तो हमारा जो असर्शन है, असर्शन हमारा क्या है? गलत है। यानी कि ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। असर्शन हमारा गलत क्यों है? क्योंकि जो गवर्नर होता है वो एक या एक से ज्यादा राज्य का गवर्नर रह सकता है, इसीलिए पहला वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। पीसीएस 2024 में पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें से लगभग 60 से 70% में नॉट करेक्टली मैच्ड वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए। तो क्वेश्चनों को हमें बहुत ज्यादा ध्यान पूर्वक पढ़ना है, तब उसका आंसर हमें टिक करना है।
तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला पॉइंट ये कह रहा है इक्वलिटी बिफोर लॉ गारंटीड टू बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स, यानी कि जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है, कानून के पहले समानता, ये इसका क्या है हिंदी वर्जन। तो क्या ये कानून के पहले जो समानता है वो सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों के लिए इक्वल है? हाँ, दोनों के लिए ही इक्वल है, कानून से पहले समानता। वहीं अगर हम देखें इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो अवसर की समानता है वो क्या सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए ही है? हाँ, वो सिर्फ किसके लिए है? इंडियन सिटीजन्स के लिए ही है। तो पहला भी सही हो जाएगा, दूसरा भी सही हो जाएगा। देखते हैं हम अपने नेक्स्ट, क्रिएटिंग अ न्यू स्टेट, यानी कि नया स्टेट क्रिएट कर सकते हैं किसके द्वारा? ये पावर है किसकी? पार्लियामेंट की। क्या पार्लियामेंट की पावर है कि वो नए स्टेट को बना सकती है? पार्लियामेंट की पावर है कि वो नए स्टेट को बना भी सकती है और नए स्टेट का एबोलिशन भी कर सकती है। ठीक है, तो ये क्या है? पार्लियामेंट की पावर। अल्टरिंग द नेम ऑफ द स्टेट, यानी कि किसी भी स्टेट का अगर नाम परिवर्तित करना है तो क्या वो पावर स्टेट लेजिस्लेचर की है? वो पावर स्टेट लेजिस्लेचर की नहीं है, वो पावर किसकी होती है? पार्लियामेंट की पावर होती है। स्टेट को बनाना, स्टेट को एबोलिश करना, स्टेट का नाम बदल देना, ये सारी की सारी पावर किसकी होती है? पार्लियामेंट की, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर की। तो हमारा कौन सा पूछा था? नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? मैचिंग करनी है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और ये नीचे क्या दिए गए हैं? आर्टिकल दिए गए हैं, यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल में बात की गई है? आर्टिकल नंबर 266, यानी कि आर्टिकल 266 में किसके बारे में बताया गया है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है। वही अगर हम फाइनेंस कमीशन देखें तो फाइनेंस कमीशन की बात किसमें कही गई है? आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन की बात कही गई है। नेक्स्ट देखें हम फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो हमारी इमरजेंसी कितने टाइप की होती है? इमरजेंसी होती है हमारी 3 टाइप की। कौन कौन सी? एक होती है हमारी नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंशियल रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो हमारी किसमें है? आर्टिकल 360 में। वहीं अगर हम बात करें कैट की, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसका जो मेंशन है वो किसमें है? आर्टिकल 148 से आर्टिकल 152 में कैट के बारे में दिया गया है। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 266, यानी कि पहला ए का 1 सी या डी किसी में से होगा। फाइनेंस कमीशन 280, यानी कि 2 का 3 सी वाले में। फाइनेंस कमीशन 280 में 3, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1324। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 362 में दे रखा है। कैट का 148 से 152 तक है, वो किसमें दे रखा है? अपना 4 में। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1324 इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? Which of the following are envisaged by the right against exploitation in the Constitution of India? यानी कि इसमें कहा गया है कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार भारतीय संविधान में इनमें से कौन कौन से है और कौन कौन से नहीं है। देखिए, हम सबसे पहले इनके आर्टिकल देखते हैं। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत के बारे में किसमें दिया गया है? आर्टिकल 17 में। वहीं अगर हम बात करें प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर, ये हमारा दिया गया है किसमें? आर्टिकल 23 में मेंशन है। वहीं अगर हम बात करें प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस, तो ये बात कही गई है आर्टिकल 24 में। और प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, यानी कि माइनॉरिटीज के का जो प्रोटेक्शन है वो है हमारे आर्टिकल 29 में। तो इसमें से जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंतर्गत आएंगे वो हमारे कौन से आएंगे? प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर एंड प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस, यानी कि आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल नंबर 24 ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंतर्गत। देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
2 and 3, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, उन दोनों स्टेटमेंट के बारे में बताना है। आर्टिकल 352 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। अभी बताया 3 टाइप की इमरजेंसी होती है, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। 352, 356 एंड आर्टिकल 360। हमें क्या पूछा गया है कि आर्टिकल 352 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 352 है वो किसके बारे में बताता है, इमरजेंसी के बारे में बताता है। ये बात बिल्कुल सही है। एन इमरजेंसी मे टेक प्लेस एट एनी टाइम। क्या इमरजेंसी को किसी भी टाइम लगाया जा सकता है? हाँ, इमरजेंसी को किसी भी टाइम लगाया जा सकता है। यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट तो सही हैं, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। आर्टिकल 352 का यूज इमरजेंसी में होता है, वो बात सही है, लेकिन जो इसका एक्सप्लेनेशन है करेक्ट, वो इमरजेंसी कभी भी लगाई जा सकती है, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। यानी कि दोनों तो हो जाएंगे सही, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग आईसीटी बेस्ड ई गवर्नेंस। यानी कि जो आईसीटी बेस्ड ई गवर्नेंस है उसके बारे में हमें पूछा गया है, ई गवर्नेंस के बारे में, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी। इसमें पहला पॉइंट क्या दिया गया है, ई गवर्नेंस रिड्यूसेस द ट्रांसपेरेंसी ऑफ गवर्नमेंट। क्या जो ई गवर्नेंस है वो ट्रांसपेरेंसी को कम कर देती है? क्या पारदर्शिता को कम कर देती है ई गवर्नेंस? नहीं, ये पारदर्शिता को क्या करती है, और ज्यादा बढ़ाती है। यानी कि कम नहीं करती, इंक्रीज करती है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत। हमसे क्या पूछा है? करेक्ट स्टेटमेंट। तो पहला होगा नहीं, तो ये वाला आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी कि अब कितने ऑप्शन बचे हमारे पास? 3। देखते हैं अपना नेक्स्ट। ई गवर्नेंस रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट। क्या जो ई गवर्नेंस होती है वो गवर्नमेंट की कॉस्ट को रिड्यूस कर देती है? हाँ, जो ई गवर्नेंस होती है वो गवर्नमेंट की कॉस्ट को क्या कर देती है? रिड्यूस कर देती है, क्योंकि इससे खर्चे क्या हो जाते हैं? ई गवर्नेंस से कम हो जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, ई गवर्नेंस इंक्रीज सिटीजन्स इनपुट इनटू द गवर्नमेंट। जो ई गवर्नेंस होती है वो सिटीजन्स के जो इनपुट होते हैं सरकार के अंदर, उनको क्या कर देती है? बढ़ा देती है। तो ये भी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही। ई गवर्नेंस इंक्रीज ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म। जब ई गवर्नेंस ही होगी तो जो ब्यूरोक्रेसी होगी, जो नौकरशाही होगी, वो वैसे ही कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाला आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ई गवर्नेंस का मतलब ही क्या है? ट्रांसपेरेंसी को ज्यादा बढ़ाना और नौकरशाही को क्या करना? कम करना। यही इसका मेन मोटिव है। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे? 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, द यूपीएससी derives इट्स पावर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स। जो यूपीएससी है वो अपनी पावर इनमें से किन सोर्सों में से, यानी कि ये जो 4 सोर्स दिए गए हैं उनमें से कौन से चारों सोर्स में से अपनी पावर को ये डिराइव करती है? पहला दिया है कॉन्स्टिट्यूशन से। क्या यूपीएससी अपनी पावर डिराइव करती है? करती है। पार्लियामेंट्री लॉ से भी करती है, एग्जीक्यूटिव रूल्स एंड ऑर्डर से भी करती है, और कन्वेंशन से भी करती है। यानी कि इसके जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी। जो यूपीएससी का मेंशन है वो आर्टिकल कौन से में? आर्टिकल 315 से लेके आर्टिकल 323 तक यूपीएससी का मेंशन है। पार्ट किसमें? पार्ट 14 में, यानी कि भाग 14 में दिया गया है। आर्टिकल 315 से लेके 323 तक किसके बारे में दिया गया है? यूपीएससी के बारे में दिया गया है। देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। इन चारों में से कौन सा करेक्टली मैच है? एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज दी गई हैं और एक तरफ उनके आर्टिकल दिए गए हैं। जो इलेक्शन कमीशन मैंने पिछले आर्टिकल में बताया, पिछले क्वेश्चन में बताया आपको, इलेक्शन कमीशन किसमें है? आर्टिकल 324। यानी कि जहां पे यूपीएससी खत्म होता है वहीं पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टार्ट हो जाता है। पार्ट 15 में, पार्ट 15 में किसका वर्णन है? इलेक्शन कमीशन का। वहीं अगर हम बात करें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, अगर
एससी का जो बर्डन है आर्टिकल 148 में, 148 में नहीं है, 148 में किसका बर्डन है, कैग का, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। वहीं अगर हम बात करें फाइनेंस कमीशन की, तो फाइनेंस कमीशन का बर्डन किसमें है, आर्टिकल 280 में। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, इसका जो मेंशन है वो आर्टिकल किसमें है, आर्टिकल 340 में इसका मेंशन है। तो यही वाला क्या हो जाएगा, करेक्टली मैच। बाकी तीनों करेक्टली मैच नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, टोटल 24 क्वेश्चन आए थे पॉलिटी के, ये 19वां क्वेश्चन है, थोड़े ही क्वेश्चन बच रहे हैं, तो सभी लोग ध्यान से देखेंगे, कोई भी जाएगा नहीं। आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग लैंडमार्क्स केसेस, यानी कि क्रोनोलॉजी के जो क्वेश्चन है वो स्टेट पीसीएस एग्जाम के, यूपी पीसीएस एग्जाम के मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में 1 या 2 या फिर 5 से 6 भी पूछे जा सकते हैं। तो क्रोनोलॉजी के जो भी क्वेश्चन है उनको हमें ध्यान से करना है। सबसे पहले किसकी बात की गई है, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये कब का केस है, 1951 का, जब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, जो पहला अमेंडमेंट था उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड करके रख लिया था। वो बात किसमें मेंशन है, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में मेंशन है। वहीं अगर हम बात करें सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ये बात कब की है, 1965 की, 1965 की बात है, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया था कि पार्लियामेंट को फंडामेंटल राइट के कानून बनाने का अधिकार है। तो ये कब की बात है, 1965 की। वहीं अगर हम बात करें गोकलनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के 1967, इसमें क्या कहता है कि एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पार्लियामेंट को फंडामेंटल राइट बनाने का अधिकार नहीं है अंडर आर्टिकल 13 क्लॉज 2, यानी कि आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के अनुसार पार्लियामेंट को फंडामेंटल राइट पे संशोधन करने का अधिकार नहीं है। वहीं अगर हम बात करें केशवानंद भारती केस की, इसमें एक बार फिर से कह दिया गया था कि जो पार्लियामेंट है वो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में कुछ भी कर सकती है, यानी कि अमेंडमेंट कर सकती है। तो इसको हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि 1, फिर आएगा 65, फिर 67, यानी कि ये सीक्वेंस से लगे हुए हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है उनके स्पेशल ऑफिसर के बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, इन द कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ प्रोविजन ऑफ स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज ऑफ एवरी स्टेट। क्या भारतीय संविधान में ये प्रोविजन है कि जो स्पेशल ऑफिसर होगा लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज का वो हर स्टेट में होगा, ये स्पेशल प्रोविजन नहीं है। तो पहला वाला आंसर क्या हो जाएगा, गलत। वहीं अगर हम बात करें अ न्यू आर्टिकल 350B, ये हमें किसके बारे में बताता है, ये बताता है स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के बारे में। आर्टिकल 350 क्लॉज बी हमें बताता है। तो इसमें क्या कहा गया है, अ न्यू आर्टिकल 350B वॉज एडेड बाई द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1960। ये क्वेश्चन हो गया पूरा। इसमें कहा गया है कि जो नया आर्टिकल है 350B, क्या उसको जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1960 का उसके तहत इसमें इंक्लूड किया गया था ये नया आर्टिकल, नहीं, ये इसके अंतर्गत इंक्लूड नहीं किया गया था। तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो नीदर 1 नॉर 2 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कंकरेंट लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड, यानी कि इन तीनों में से कंकरेंट लिस्ट में क्या क्या चीज आएगी और क्या चीज नहीं आएगी। तो कंकरेंट लिस्ट में आता है हमारा अडल्ट्रेशन ऑफ गुड्स एंड सक्सेशन, यानी कि 2 और 3, ये हमारी किस में आते हैं, कंकरेंट लिस्ट में। देखिए 3 तरह की लिस्ट है भारतीय संविधान में, 7th शेड्यूल में इसका मेंशन है, यानी कि जो लिस्ट है स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, इसका जो मेंशन है
वो कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में क्या है, मेंशन है। कौन से शेड्यूल में, 7th शेड्यूल में इसका मेंशन है। यूनियन लिस्ट में सबसे पहले कितने सब्जेक्ट थे, अगर हम जब भारत का संविधान बन के तैयार हुआ था तब हम बताएं तो यूनियन लिस्ट में पहले कितने सब्जेक्ट थे। देखिए ये जो अलग से एक्सप्लेनेशन बताया जा रहा है उसको सभी ध्यान से सुने, उसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उसको चीज को बड़े ध्यान से करना है। यूनियन लिस्ट में पहले 97 सब्जेक्ट थे, उन्हें बढ़ा के अब कितने कर दिया गया है, करंटली 100 सब्जेक्ट कर दिए गए। वहीं अगर हम बात करें स्टेट लिस्ट में, तो स्टेट लिस्ट में पहले कितने सब्जेक्ट थे, 66 सब्जेक्ट थे, उनको कम करके कितने कर दिए गए हैं, कम करके वो 61 सब्जेक्ट कर दिए गए हैं। वहीं अगर हम बात करें कंकरेंट लिस्ट की, तो कंकरेंट लिस्ट में भी सब्जेक्ट की क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। पहले कितने सब्जेक्ट थे, 47 थे, इनको बढ़ा के अब कितना कर दिया गया है, 52 कर दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कंकरेंट लिस्ट में दूसरा और तीसरा, ये ही दो आएंगे। ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट तीनों में ही आ सकता है, इसीलिए इसको कंकरेंट लिस्ट में नहीं इंक्लूड करेंगे। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ये करंट में पूछ लिया गया था 2024 में, फातिमा बीबी की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी, तो ये करंट का क्वेश्चन है जो पूछ लिया गया था 2024 में। फातिमा बीबी डाइड रिसेंटली, यानी कि 2024 में वो खत्म हो गई थी, उनके बारे में स्टेटमेंट पूछ लिए गए। क्या कहा गया, सी वॉज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, क्या वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की पहली वुमेन जज थी। सही बात है, जो फातिमा बीबी थी वो पहली वुमेन जज थी किसकी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। वहीं अगर हम दूसरे स्टेटमेंट की बात करें, सी सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ केरल फ्रॉम 1997 टू 2001, उन्होंने क्या किया था, गवर्नर रही थी किसकी, केरल की, फातिमा बीबी। कब से कब तक, 1997 से 2001 के टेन्योर के दौरान। देखते हैं हम अपना नेक्स्ट पार्ट, सी वॉज द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन टू एंटर इन द हाईएस्ट जुडिशरी, वह ऐसी पहली वुमेन थी जो कि इतनी ऊंची पोस्ट पर पहली बार पहुंची थी। कौन पहुंची थी, फातिमा बीबी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल आर करेक्ट, यानी कि 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट इज द राइट आंसर। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी, यानी कि नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में पूछा गया है ये क्वेश्चन। इट रिट्रीट्स इंडियाज कमिटमेंट टू दोहा डेवलपमेंट एजेंडा एंड द ट्रिप्स एग्रीमेंट, क्या ये रिट्रीट करता है इंडिया की कमिटमेंट को, यानी कि क्या ये दोहराता है इंडिया की कमिटमेंट को, किसके अंतर्गत, दोहा डेवलपमेंट एजेंडा और ट्रिप्स एग्रीमेंट के अंतर्गत क्या इसको दोहराया जाता है, हाँ इसको दोहराया जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन इज द नोडल एजेंसी फॉर रेगुलेटिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इन इंडिया, क्या जो नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है उसके अंतर्गत ये डिपार्टमेंट आते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, क्या ये इसकी नोडल एजेंसी हैं, हाँ ये दोनों इसकी नोडल एजेंसी हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच अमेंडमेंट एक्ट डील विद लोकल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट। 73rd किसके बारे में बताता है हमें, पंचायती राज के बारे में। वहीं अगर 74 की बात करें तो ये किसके बारे में बताता है, म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में बताता है। ऐसे ही जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो लगातार आपको इसी सीरीज में प्रोवाइड कराते जाएंगे, तो सब बच्चों से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस सीरीज को लगातार देखें। इस सीरीज से आप सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी ये सीरीज, तो इस सीरीज को बिल्कुल भी मिस करने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।